धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मशहूर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी कहते हैं कि जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, जी हां, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता। लगता है डॉक्टर नवाज देवबंदी की शायरी या ये लाइनें आज पूरी तरह लागू हो रही हैं मोदी सरकार पर, जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी हां, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको याद होगा कि खूब ढोल बजाया गया था, खूब हंगामा मचाया गया था कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया है, अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया, और उसके बाद से पिछले 4 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में हालात ऐतिहासिक तौर पर बदल चुके हैं। यानी कि अब वहां पर बहुत कुछ सुधार हो चुका है। एक और जहां ये डंका पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ने दी जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जाकर मस्जिद में ताला डलवा दे रहे हैं। तो सवाल पैदा हो रहा है कि झूठ बोलकर दूसरों को मुतमईन कर रहे हो, या खुद मुतमईन नहीं हो, या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है, मुसलमानों से कोई नफरत है, कोई दुश्मनी है। विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के कुछ हालात पर, जो विकास से जुड़े हुए हैं, जो वहां की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनसे आपको रूबरू करा दूं। इस खबर को देखना शुरू कर दीजिए, जो बड़े बड़े अक्षरों में छपी है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस खबर को उसी तरीके से दबा दिया जैसे कि दबा दिया था गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने हुए पुल के टूटने के बाद, जिसमें 50 के करीब बच्चे मारे गए थे। अब यहां खबर छपी है कि उधमपुर एक जिला है, और उधमपुर जिले का एक तहसील है चिनैनी, और चिनैनी तहसील पर एक देविका जो नदी है और उस पर एक पुल बना हुआ है, उसे बोलते हैं बेनी संगम पुल। बैसाखी का मौका था, मेला लगा हुआ था, तमाम लोग वहां पे पुल पे मौजूद थे। लोहे का पुल ये अचानक टूट गया। इसमें 10 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ को उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया और कुछ को किसी और हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया गया। सेना और सीआरपीएफ के जवानों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया, लेकिन किसी का खून नहीं खोल रहा है, क्योंकि सवाल सीधे मोदी सरकार पर उठते हैं या उनके एलजी मनोज सिन्हा पे उठते हैं। बताया जाता है लोगों ने पैसा इकट्ठा करके चंदे का 16 साल पहले पुल बनाया था। हम कह रहे हैं चलिए बनाया था, लेकिन आज तो 56 इंच का सीना रखने वाले 370 के बाद आज जो है जम्मू कश्मीर पर काबिज हैं, उन्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि इस पुल की स्थिति क्या है? या यही इनके विकास का पैमाना है कि लोगों को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दीजिए। अब दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आ रही है कठुआ जिले से। कठुआ की एक बच्ची है जिसका नाम है सीरत नाज। वो अपना हाई स्कूल दिखा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रही है तंज करते हुए कि आप सबकी बातें सुनते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए कितना गंदा स्कूल है, इस फर्श पे हम बैठते हैं, देखिए कैसी बिल्डिंग है, हमारे स्कूल की हालत को सुधरवा दीजिए। सुन लीजिएगा उस बच्ची के एक एक अल्फाज को थोड़ा ध्यान से, और सोचिएगा कि कहाँ विकास हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं। फिर चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम यहाँ है यहाँ पे। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा।
आप प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी आप अच्छा सा बनवा। तो देख लिया आपने सीरत नाज कैसे बता रही है। उससे पहले आपने पुल की हालत देख ली, अब आपने शिक्षा की हालत देख ली। अब इसके आगे मैं आपके सामने कानून व्यवस्था का हाल रखने जा रहा हूं। यहां छपी खबर में बताया गया है कि पप्पल प्रीत के पकड़े जाने के बाद पुलिस को पता चला है कि अमृतपाल सिंह कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान भाग सकता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के रास्ते अमृतपाल सिंह, जो बताया जा रहा है खालसा से जुड़ा हुआ है, खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, ना जाने किस किस से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से संगठनों का उसका नाम लिया जा रहा है, उसे कौन सा बड़ा आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है। वो भागा भागा फिर रहा है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। वो जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के DGP दिलबाग सिंह वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। थानेदारों को कहा है, जो कठुआ के जिले के थानेदार हैं, राजौरी के थानेदार हैं, पुंछ के थानेदार हैं, जम्मू के थानेदार हैं, सांबा के थानेदार हैं, बारामूला के थानेदार हैं, कुपवाड़ा के थानेदार हैं और इसके अलावा बांदीपोरा के थानेदार हैं, उन सबको कहा गया है कि वो चाप चौबंद रहे, यहाँ से पाकिस्तान जा सकता है। यानी कितना सेफ जोन बन गया है कि अमृतपाल जो है वो यहाँ के रास्ते पाकिस्तान जा सकता है। और रात दिन ढोल क्या बता रहे हैं कि हमने आतंकवादी खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, हमने वो खत्म कर दिया है। अब इससे अगली जो तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसे थोड़ा और गौर से देखिएगा। G20 की भारत को मेज़बानी मिली है, आप जानते ही हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी G20 की एक मीटिंग कराई जा रही है, तो उसके लिए भी पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की जा रही है। खबरों में छपा है कि लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। और इस मीटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की जाएगी कि देखो आर्टिकल 370 हटने के बाद आज कानून व्यवस्था कितनी बेहतर हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, कि अब वहां पर हम विदेशियों को ले जाकर G20 की मीटिंग भी करा पा रहे हैं और विदेशी जो है वहां पे मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी स्टाइल में जैसे अमित शाह जाते हैं और CRPF के कैंप में सोने वाली वो नौटंकी दिखाते हैं कि मैं रात को सरहद पर सो रहा हूं। अगर सो रहे हैं और तमाम हालात ठीक हैं, और हाल फिलहाल में 2 दिन पहले की खबर आपने देखी होगी कि अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है चीफ सेक्रेटरी के साथ में, LG के साथ में, DGP दिलबाग सिंह के साथ में, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर 2 दिन पहले वो खबर छपी है। उसके बाद से लोग अटकलें लगा रहे थे कि हो सकता है वहां पे चुनाव कराया जाए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो G20 की मीटिंग को लेकर इन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। तो जब हालात इतने बेहतर हैं कि अमित शाह जाके वहां सो सकते हैं, G20 की वहां पे मीटिंग कराई जा सकती है, तो इस खबर को देखना शुरू कर दीजिए। तो नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, और वो भी श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में। कल जुमअतुल विदा था, आप जानते ही हैं। रमज़ान का जो रोज़ा है वो कश्मीर में एक दिन पहले शुरू हो गया था, ईद भी वहाँ पे एक दिन पहले ही हो सकती है चांद के हिसाब से। यहाँ पर जो है जुमअतुल विदा जो है अगले जुमे को मनाया जाएगा, जो कल लास्ट जुमा था उसको नहीं मनाया गया। जुमअतुल विदा कहते हैं कि आखिरी जुमा जो होता है रमज़ान के महीने का, रोज़े के दिनों का। तो उस दौरान परंपरा ये है पूरे जम्मू कश्मीर इलाके में कि आसपास के तमाम लोग जो हैं लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर की जामा मस्जिद जो श्रीनगर में है वहाँ पर जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन कल खबरों में यहाँ छपा है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने इंस्पेक्शन किया दरगाह का और उसके बाद वहाँ पर ताला डाल दिया, कहा कि यहाँ पर नमाज नहीं होगी। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो झूठ बोल रहे हो कि हालात ठीक है, तो अपने आप से झूठ नहीं बोल पा रहे हो, जानते हो कि हालात वहाँ पर अभी बेहतर नहीं है, इसलिए फैसला लिया गया। या मुसलमानों से कोई नफरत है, कोई रंजिश है, या मुसलमानों को ऐसे टारगेट करके कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और उसके ज़रिए हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति ज़रूर क्लियर करनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला और इसके अलावा जितने भी तमाम विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आखिर रमज़ान के महीने पर मस्जिद पर ताला क्यों डलवाया गया जब सब कुछ ठीक है। ये तो सरकार के अधिकारी ही या सरकारी अपने दावे पर खुद सवाल उठा रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ चंगा से। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल भी मुझे दें इजाज़त।